Okay, so starting with pledge now, pledge, pawn or pawnee. तो बेलमेंट ऑफ गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेट। तो जब आप गुड्स को सिंपल सी बात है गिरवी रखते हो ना, उसको बोलते हैं प्लेज करना। और नॉर्मली बेलमेंट होता है अपने गुड्स को बस रख किसी को दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखने के लिए, बाद में आप गुड्स ले जाओगे। दैट इज सिंपल बेलमेंट बेलर और बेली के बीच में। बट वहाँ पे कोई मॉर्गेज या गिरवी रखने वाला कोई सिनारियो नहीं हो रहा होता। जब उस बेलमेंट में मॉर्गेज और गिरवी रखने की बात आ जाए ना, तब उसको बोलते हैं प्लेज। और जब आप प्लेज पढ़ते हो ना, तो आप पॉनर और पॉनी के बारे में पढ़ते हो। और पॉनर और पॉनी को प्लेजर और प्लेजी भी बोलते हैं। पॉनर को प्लेजर भी बोलते हैं और पॉनी को प्लेजी भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। प्लेज इज नथिंग बट प्लेज इज जस्ट अ मॉर्गेज। ओके। और जो एक डिफरेंस होता है ना, एक प्लेज आता है वर्ड पैसेजेस पढ़ते हो और एक हाइपोथिकेशन आता है। प्लेज का मतलब होता है जब आप गुड्स को गिरवी रख देते हो। आप ज्वेलरी गिरवी रख दी ज्वेलर के पास। तो ज्वेलर के पास जब आपने ज्वेलरी रख दी, वो अब आपके पास फिजिकल पोजेशन है नहीं उस ज्वेलरी का। लेकिन हाइपोथिकेशन में क्या होता है, आपके पास फिजिकल पोजेशन रहता है उन गुड्स का, बट स्टिल वो गिरवी रखी जाती है। जैसे लेट्स से क्या होगा, अगर लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे। So in that case, still you have the possession of the car, but the car has been kept as a collateral. In that case, car has been hypothecated to the bank, right? And let's say jewelry आपकी pledge पे दी गई है। तो bailment of goods as security for payment is जो बंदा pledge करता है, मतलब जो बंदा गिरवी रखता है, उसको प्लेजर या फिर पॉनर बोलते हैं। ठीक है। और जो जिस बंदे को वो प्लेज की जाती है उसको पौनी या फिर प्लेजी बोलते हैं। सिंपल सी है बात है। बेलर मतलब जो वो गुड्स देता है उसको पॉनर बोलते हैं। बेलर भी बोल सकते हो, बेली भी बोल सकते हो, बेली को पौनी बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था प्लेज पॉनर, और आप इसका हाइपोथिकेशन भी समझ गए हो। Pawnee is right of retainer. The pawnee may retain the goods pledge not only for the payment of debt but also for the interest of the debt or all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or preservation of the goods pledged. किसी ने लेट्स से अपना गाय प्लेज कर दी। गाय विलेजेस में देखोगे, गाय इज द बिगेस्ट एसेट दैट पीपल हैव, राइट। किसी ने गाय को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया कि मैं अपनी गाय ले जाऊंगा, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है। तो उस गाय को खाना खिलाने के, घास खिलाने के, कि जो भी मेंटेनेंस चाहिए उसकी, कुछ जो भी चीजें लगेंगी उसकी वेलबींग में, वो पैसा भी जो पौनी है वो पॉनर से रिकवर कर सकता है। ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट पेमेंट ऑफ 13,000 जो वो फार्मर अपनी गाय को छोड़कर लेकर गया। इट्स ऑल्सो अबाउट उस पर इंटरेस्ट, अगर वो 13,000 पे ना करे टाइम पर, एंड ऑल्सो अबाउट नेसेसरी एक्सपेंसेस, उसको घास वगैरह खिलाना। Pawnee not only to retain for debt or promise other than for goods pledged. Presumption in case of subsequent advances. Pawnee shall not, in absence of contract to contrary, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or the promise for which they are pledged. But such contract, in absence of anything to contrary, shall be presumed to regard to subsequent advances made by the pawnee. Let's say एक फार्मर है, फार्मर ने अपनी गाय को प्लेज करा है किसी 13,000 के लोन के लिए। ठीक है, अपनी गाय दे दी। अब क्या हुआ, वो 13,000 का अपने लोन तो रीपे कर ही रहा था, मतलब नॉर्मल उसकी पेमेंट चल रही थी ईएमआई पे, कि वो अपनी गाय को छुड़ा लेगा जैसे लोन का पेमेंट हो जाएगा। अब उसने एक और लोन लेके रखा था उस बंदे से, वो था 15,000 का लोन। अब वो 15,000 के लोन पे उसने कुछ गिरवी नहीं रखा था, और अब वो 15,000 का लोन रीपे नहीं कर पाता। तो इन दैट केस वो जो मनी लेंडर है वो उसकी गाय रख सकता है। ठीक है। तो वो इन दैट केस अगर वो गुड किसी और पर्पस के लिए उसने प्लेज करके दिया था, मतलब गाय के पर्पस के लिए, ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आपने जो पिछली जो आप 15,000 का लोन लेके गए थे, आपका वो लोन भी उसमें कवर हो जाएगा उस गाय के ही कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप वो 15,000 नहीं दे पाते, उस 13,000 में ही कवर हो जाएगा, आपकी गाय आपको नहीं मिलेगी। तो ठीक है। अगर नहीं लिखा गया तो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट के लिए आपने गाय रखी है, सिर्फ उसी अमाउंट को रियलाइज करने की बात है, बाकी के अमाउंट या लोन्स के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे हैं। इट कुड ऑल्सो बी फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। लेट्स से लोन, अगर उसने बाद में 15,000 का लोन लिया है, अगर उसने बाद में भी 15,000 का लोन लिया है, स्टिल आप वो 15,000 के लोन के लिए उससे उससे उसकी गाय नहीं छीन सकते, बिकॉज गाय सिर्फ 13,000 के लोन के लिए थी। सिंपल आगे समझ में। बेलमेंट में जब आप पढ़ते हो ना,
एक ही कॉन्सेप्ट है जनरल लीन का, जनरल लीन और स्पेसिफिक लीन का। लीन का मतलब होता है किसी का गुड कॉन्फिस्केट कर लेना। कॉन्फिस्केट कैसे करोगे? ये जनरल लीन और स्पेसिफिक लीन क्या होता है? स्पेसिफिक लीन इज कि 13,000 का लोन था, गाय लिंक थी, 15,000 का लोन रिपे नहीं कर पाया तो आप गाय को उससे छीनोगे नहीं, बिकॉज अगेन गाय 13,000 के लोन के लिए है, ना कि 15,000 के लोन के लिए। लेकिन ये होता है स्पेसिफिक लियन। अब जनरल लियन क्या होता है? जनरल लियन ऐसा होता है कि अगर 13,000 को अगर वो बंदा रीपे नहीं कर पाया तो ठीक है, उसकी गाय जानी है। लेकिन अगर 15,000 भी नहीं कर पाया तो भी उसकी गाय जानी है, वो जनरली आप कर देते हो। जैसे बैंक में अगर आपने लोन रीपे नहीं करा है तो जो आपका बैंक अकाउंट है बैंक में, उसको बैंक क्या कर सकता है? फ्रीज कर सकता है, या फिर उस पर सीजर एक्सरसाइज कर सकता है। आइडियली उसको तो किसी और एसेट पर करनी चाहिए थी, किसी और कोलैटरल पर करनी चाहिए थी जो आपने उस लोन के लिए कर रखा होगा, बट बैंक आपके बैंक अकाउंट पे कर देता है। दिस इज नोन एज जनरल लीन। ये बैंकर्स करते हैं, ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग के लिए होता है, ये वॉर फिंगर्स के लिए होता है, वॉर्फ पे जो लोग काम करते हैं, लॉयर्स के लिए होता है, पॉलिसी ब्रोकर्स के लिए होता है, मीन्स पॉलिसी मिडिलमैन, तो ये उनके लिए होता है। दिस इज रिगार्डिंग दिस, जो बेलमेंट में पढ़ोगे, जो बेलमेंट में फैकल्टी पढ़ाएगी आपको नेक्स्ट में, ठीक है। हम प्लेज के बारे में बात कर रहे हैं अभी, और ये स्पेसिफिक प्लेज है, ठीक है। Pawnee is right as to extraordinary expenses. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him from the preservation of the goods. जो आपने वो गाय दी है, वो गाय बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा खाती है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस के लिए भी बंदा अकाउंट करा जाएगा। Pawnee is right where pawner makes default. If the pawner makes default in the payment of debt or performance at the stipulated time in respect of which goods were pledged, इस बार पॉनर ने डिफॉल्ट करा है, ठीक है, जिसने गुड्स दिए थे। पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट पॉनर एंड में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और में सेल द गुड्स प्लेज्ड, गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल। सेल का नोटिस देना पड़ेगा। अगर प्रोसीड्स कम है, जो अपने सेल हो गई, पैसे मिल गए, वो पैसे लेस हैं देन द अमाउंट जो आपको रिकवर करने चाहिए थे पॉनर से, तो आप पॉनर से और पैसे मांग सकते हो। अगर वो ज्यादा है जो पॉनर से रिकवर करने थे, तो आपको वो अमाउंट पॉनर को देना पड़ेगा। सिंपल है, जब डिफॉल्ट करता है पॉनर। अब आते हैं डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम इफ अ टाइम इज स्टिपुलेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट or performance of promise for which pledge is made. Pawner makes a default in the payment of debt. He may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which may have arisen. ओके, अगर जो वो टाइम लैप्स कर गया है, लेट्स से जो पेमेंट का टाइम था या फिर परफॉर्मेंस का टाइम था, तो वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है कभी भी, एक्चुअल सेल होने से पहले, बिकने से पहले। लेकिन उसको सारे एडिशनल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, तो उसको पास मौका है, वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट एंड प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी करंटली सेल ऑफ गुड्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स का है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट ये सेल ऑफ गुड्स में आता है, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना 178 एंड 178 ए, इसको मैं करती हूँ। पहले आप इस पर आ जाइए 179 पर। ओके, किसमें जब आप लिखोगे ना, तो आप सेल ऑफ गुड्स के भी कुछ सेक्शन लिखोगे। प्लेज वेयर पॉनर ओनली हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। एक होता है लिमिटेड, एक जनरल इंटरेस्ट। लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, वो एक बंदे को बिलोंग करती है, उसके पास 100% ओनरशिप है। एक प्रॉपर्टी है जिसका 60% ओनरशिप बड़े भाई के पास है, 40% ओनरशिप छोटे भाई के पास है। दोनों के पास लिमिटेड इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं 40% के पास लिमिटेड इंटरेस्ट है, नहीं, दोनों के पास लिमिटेड इंटरेस्ट है, दोनों के पास फुल्ली इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी का। Where a person pledges goods only if he has limited interest, then pledge is valid to the extent of that interest. मतलब से 40% के लिए 60% के लिए वैलिड होगा, ना कि पूरे 100% के लिए। Suit by bailor or bailey against the wrongdoer. अब इस थर्ड पार्टी ने wrongfully deprive करा है बेली को of the use of the goods or possession of the goods, और कोई भी इंजरी करे गुड्स को, बेली is entitled to use the remedies as the owner might have used. जो ओनर के पास राइट्स था, बेली उस बंदे को स्यू कर सकता है इन द केस लाइक in the like case if no bailment has been made, and either the bailee or the bailer can bring a suit against third party for the deprivation or injury. Apportionment of relief or compensation obtained by such suits, whatever is obtained by way of relief or compensation as between the bailer or the bailee, be dealt with according to the respective shares. ठीक है, दोनों ने लेट्स से केस फाइल करा,
एक ने केस फाइल करा, जितनी भी उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी दोनों में बटेगी, बेलर और बेली एज कम्पेयर टू उनका कितना इंटरेस्ट था। ओनर का ज्यादा इंटरेस्ट था ऑब्वियसली, ओनर का जो रिपेयर्स अंडरटेक करवाए हैं लेट्स से बेली ने, वो बेली एक्सपेंसेस इनकर करेगा। सो दिस इज व्हाट इज प्लेज। ओके, ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ, बिकॉज इसको मैं क्लब करूंगी विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।